स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। जमीन, भारत की जमीन उपजाऊ है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उसको ओन कौन करता है? भारत की जमीन की मलकियत किसके पास है? हु ओन्स द लैंड ऑफ इंडिया? मोर ओवर द मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, हु इज द सेकंड लार्जेस्ट ओनर ऑफ द लैंड इन इंडिया? इज द टॉपिक ऑफ टुडे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। आप हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जो लिंक दिया हुआ है उससे। तो सवाल आपके सामने है, हु इज द बिगेस्ट लैंड ओनर इन इंडिया आफ्टर द इंडियन गवर्नमेंट? यानी हम इस बात को तो मान रहे हैं कि भारत सरकार सबसे बड़ी लैंड ओनर है, मालिक है भारत में जितनी लैंड है उसकी। उसके बाद दूसरे स्थान पे कौन आता है? हु कम्स एट द सेकंड स्पॉट? लैंड ओनरशिप जो है वो एक सबसे बड़ा इशू तो नहीं कह सकते, लेकिन सबसे बड़ा एक ऐसी चीज, रीजन रहा है, एक एस्पेक्ट रहा है किसी भी देश के लिए कि भाई लैंड किसके पास है। उससे यह पता चलता है कि आपके देश में किस टाइप की पॉपुलेशन या कैसे लोग या किस इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग जो है वो डोमिनेट करते हैं। So it's a significant aspect of any country's economy and India is no exception. This is true for the entire world. पूरी दुनिया के लिए सच है। When it comes to land ownership in India, the Indian government has the largest share. भारत सरकार का सबसे बड़ा शेयर है। तो ये हमें कैसे पता चलता है? अब आप बोलेंगे इसके फैक्ट्स क्या है, इसकी सपोर्टिंग में आपके पास क्या चीज है? तो मैं आपको बता दूं, ये डेटा जो है ये लिया गया है बाकायदा एक ऐसे सर्वे से जो कि सरकारी एजेंसी द्वारा कंडक्टेड है। द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज GLIS, गवर्नमेंट लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। वेबसाइट से यह चीज उठाई गई है कि भारत सरकार तकरीबन 15,500 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा भारत में लैंड ओन करती है, एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय 51 यूनियन मिनिस्ट्रीज एंड 116 ऑफ ओवर 300 PSUs। तो आधी ऑलमोस्ट PSUs प्लस 51 यूनियन मिनिस्ट्रीज ने यह चीज कंफर्म करी है, भारत सरकार के पास इतनी लैंड है। मैं आपको यह बता दूं, जो सोर्स है GLIS, ये बिल्कुल एक्यूरेट सोर्स है, गवर्नमेंट वेबसाइट है। तो ऐसी कुछ ये गवर्नमेंट वेबसाइट दिखती है, आप यूजर नेम पासवर्ड डालें तो आपको ये एक्सेस करा के ले जाएगा और आपको दिखाएगा कि किस स्टेट में कितनी लैंड गवर्नमेंट की है। सो इट इज अंडर डायरेक्ट मॉनिटरिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, डायरेक्टली जो है PMO के अंतर्गत आती है। Facilitates the record of geo positioning maps, GPS geo positioning maps जो है ऊपर से उसके सारे डायमेंशंस लेना, ड्रोन व्यूज लेना, टोटल एरिया कितना है, लैंड ओनरशिप राइट्स की डिटेल्स, उसकी मलकियत किसके हाथ में है। तो ये चीज जो है ये मैनेज करी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इट इज क्रिएटेड बाय मेटी द्वारा ये चीज क्रिएटेड है। अब आते हैं अपने आज के सवाल पे, who is the second largest owner of the country? Any guesses? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, दूसरी सबसे बड़ी मलकियत भारत की जमीन पे किसकी है? ये शायद कुछ लोगों ने सुना हो, शायद किसी ने ना सुना हो। अगर आप गेस वर्क भी कर रहे हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। लेकिन मैं आपको यह बता दूं, ऐसी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे कहीं पर भी इस पे वीडियोस नहीं बने हैं और ये इशू कहीं डिस्कस नहीं हुआ है। तो इस इशू को आज आपके समक्ष रखने जा रहा हूं मैं, और मैं ये चीज आपको बताऊंगा कि कैसे ये प्रूवन है कि इस पर्टिकुलर क्रॉस फैक्शन के पास, इस सेक्शन के पास इतनी भारी भरकम जमीन है। तो दूसरी सबसे बड़ी ओनरशिप जो है वो आती है कैथोलिक चर्चेस के पास। ये और किसी के पास नहीं है, कैथोलिक चर्चेस के पास सबसे ज्यादा जमीन है। दूसरे नंबर पे इस जमीन की पूरी वैल्यू आज की डेट में 20,000 करोड़ से ऊपर लगाई जाती है। तो इट इज द कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया दैट ओन्स द मोस्ट लैंड इन द कंट्री। आप सिटीज की, शहरों की बात तो छोड़ दीजिए, Tier 1 Tier 2 सिटीज, आज की डेट में गांव में भी चर्चेस बने हुए हैं। गांव जैसी जगहों पर भी चर्चेस हैं। इतना पैसा उनके पास है या इतनी जमीनें उनके पास है कि आपने वहां तक जाके चर्चेस बनाए, क्योंकि चर्च बनाना एक गांव के एरिया में, शायद वहां पे कैथोलिक पॉपुलेशन इतनी ना हो, लेकिन फिर भी आप चर्च बनाते। तो चर्च सिर्फ चर्च तो बनता नहीं है, चर्च बनता है उसके आसपास की जमीन भी चर्च ही ओन करता है। इट इज ओन्ड बाय द चर्च। और जितने भी ओनर्स हैं लैंड के, उन सबका नाम भी मैंने यहां पर इंक्लूड करा है। तो प्रोमिनेंट लैंड ओनर्स भारत में अपार्ट फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट कौन कौन है? कैथोलिक चर्च दूसरे नंबर पे है,
इंडियन रेलवेज, इंडियन आर्म फोर्सेस, ये भी सरकार का ही पार्ट है, तो इसको अलग रखते हैं। उसके बाद आता है वक्फ बोर्ड के पास। वक्फ बोर्ड को प्रोटेक्शन प्राप्त है कि जहां पर कोई चीज है उसके बाद उनको लैंड खाली मिली हुई है प्रोटेक्ट करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट्स के पास, कॉर्पोरेट एंटिटीज एंड इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, एग्रीकल्चरल एंड फार्मिंग कम्युनिटीज ये अलग है, एंड एनजीओज एंड ट्रस्ट इनके पास जमीनें हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, कैथोलिक चर्च ओन्स द डिस्टिंक्शन, इनके पास डिस्टिंक्शन है ऑफ बीइंग द लार्जेस्ट नॉन एग्रीकल्चरल लैंड ओनर आफ्टर द गवर्नमेंट। भारत सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन इनके पास है, और ये प्रॉपर्टीज पूरे देश में फैली हुई हैं, जिसकी टोटल वैल्यूएशन 20,000 करोड़ से ज्यादा है। तो ये जो वैल्यूएशन आती है, ये आती है 2017 की एक रिपोर्ट से, क्योंकि आखिरी अकाउंटेड रिपोर्ट जो है लैंड की, है 2017 की है। तब से लेके आज तक लैंड वैल्यूज, लैंड प्राइसेस ऑब्वियसली बढ़े होंगे, तो उसका प्राइस बढ़ गया होगा, लेकिन लैंड की अगर टोटल ओनरशिप देखा जाए तो उतनी ही है। तो ऐसे चर्चेस को जो है आप देख सकते हैं इस तरीके से प्रोटेक्शन प्राप्त कराई गई है। Additionally, the Catholic Church of India stands as one of the largest non-government employers in the country. गवर्नमेंट में तो आपके पास भारत सरकार है, इंडियन आर्मी है, आईआरसीटीसी है, और इंडियन और बाकी जितने सरकारी पीएसयूज वगैरह हैं उसको छोड़ दीजिए। उसके सिवा अगर नॉन गवर्नमेंट में आए, कैथोलिक चर्चेस कितनी जनसंख्या को एम्प्लॉयमेंट देते हैं आप वो देखिए, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स भी माना जाता है। तो चर्चेस पूरे भारत में फैले हुए हैं, और कुछ कुछ स्टेट्स में तो मैक्सिमम चर्चेस की ही कैथोलिक पॉपुलेशन है, जिस वजह से उन शहरों में ज्यादा, उन स्टेट्स में ज्यादा चर्चेस हैं। उसमें से एक एग्जांपल है गोवा का। गोवा इज कंसिडर्ड टू बी द होम फॉर सो मेनी चर्चेस। बसिलिका ऑफ बॉम जीसस बड़ा पॉपुलर चर्च है, और ये चर्च काफी फिल्मों में भी दिखाया जाता है, टूरिस्ट वेबसाइट्स पे दिखाया जाता है, और पहले जमाने में जितनी भी टूरिस्ट बुक्स होती थी उसमें सबसे पहले एक चर्च जिसकी फोटो आती थी, दैट वाज बसिलिका ऑफ बॉम जीसस। This can be seen by the fact that Catholic Church of India owns a lot of properties spread across the country. Goa on the western side of India all the way to Kohima. कोहिमा अगर पहुंच जाए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो भी वहां पर इतनी मैसिव चर्च की जनसंख्या है, चर्च की पॉपुलेशन है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चर्च की जो जमीन है उस जमीन को और यूटिलाइज करने के लिए, क्योंकि वो चर्च या रिलीजियस एक्टिविटी के लिए यूज नहीं हो रही थी, तो उसको और किन कामों पे लगाया उसकी भी लिस्ट मैंने आप लोगों के लिए यहां पे रखी है। दे हैव मेड फॉरेज इनटू एग्रीकल्चरल लैंड, यानी कि चर्च की जमीन, कैथोलिक चर्चेस ने या चर्च सोसाइटी ने एग्रीकलचरल लैंड भी खरीदी, और इसका लास्ट एग्जांपल है 123 करोड़ की लैंड खरीदी थी 2009 में। केरला स्टेट में सिर्फ एक एग्जांपल है। उसके सिवा कैलकाटा रिपोर्ट जो है, टेलीग्राफ ने ये रिपोर्ट करा, और 2500 के आसपास हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज हैं, 250 मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजेस हैं, ये कैथोलिक जमीन पे हो रहा है। 28 जनरल कॉलेजेस, 5 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 3700 सेकेंडरी स्कूल्स, 7300 प्राइमरी स्कूल्स एंड रेस्ट नर्सरी स्कूल्स थ्रू आउट इंडिया। बेसिकली देखिए, ये चीजें आप जितनी देख रहे हैं ये सोशल सर्विस के इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, एजुकेशन हो। नॉर्मली हॉस्पिटल और एजुकेशन सोशल सर्विस में सबसे ऊपर आते हैं, और उसके सिवा ओल्ड एज होम्स या ऐसी चीजें होती हैं। ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपको जो भी डोनेशन या चंदे के तौर पे पैसा मिलता है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में चढ़ावा तो बहुत आता है, चर्चेस में भी आता होगा, तो उसको कहां लगाएं, नहीं तो उन पे टैक्स लग जाएगा, तो उसको लगाया जाता है इन चीजों पे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इतना मैसिव स्प्रेड आउट कैथोलिक चर्चेस का इकोसिस्टम है, अब इस मुद्दे पे ये आते हैं कि कैसे हुआ, कैसे, हाउ डिड दे मैनेज टू हैव सच ह्यूज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड इन द एंटायर कंट्री। भाई कोई तो चीज होगी, ऐसा क्या हो गया कि उनके पास इतनी सारी जमीन आ गई। हाउ वर दे एबल टू अमास द लैंड। इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास, थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, और वो हिस्ट्री है प्री इंडिपेंडेंस, यानी कि ब्रिटिशर्स के जमाने का एक एक्ट जिसका नाम है इंडियन चर्चेस एक्ट, आया था सन 1927 में। इस कानून के तहत मैं आपको यह बता दूं, इस कानून के तहत यह चीज हुई थी कि ब्रिटिशर्स ने लैंड अक्वायर करी अलग अलग लोगों से, चाहे वो फार्मर्स से हो, चाहे वो नॉन फार्मर्स से हो, जो कि इंडियंस थे, प्रिंसली स्टेट्स हो, किसी से भी लैंड अक्वायर करी चीप रेट्स पे, और वो सारी की सारी लैंड एलोकेट करी गई चर्च अथॉरिटी को या कैथोलिक चर्चेस को, ताकि क्रिश्चियनिटी को भारत में और स्प्रेड आउट किया जा सके। So the British Dominion leased the lands they had captured at cheaper rates to help them spread Christianity to the masses. इस वजह से
प्री इंडिपेंडेंस ही चर्चेस के पास खूब सारी जमीन आ गई थी। इस वजह से गांव गांव में चर्च है, बहुत सारे विलेजेस में। अरे शहरों में चर्च होता है समझ में आता है, टीयर 2 सिटीज में चर्च होता है समझ में आता है। आप कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स जिलों में ऐसे ऐसे चर्चेस बना रखे हैं, एंड प्लस दे हैव बीन गिवन सो मच ऑफ लैंड। वो कहां से आया? कि किसके पास प्री इंडिपेंडेंस इतना पैसा आ रहा था कि कोई गांव में जाके चर्च बनाए जहां पे सड़क तक नहीं है पहुंचने के लिए? Through this, they managed to acquire land throughout India and opened various institutions to spread their message to the masses, कि वो masses तक पहुंच सके। तो ये जो है, ये अगर हम स्पेसिफिक डिटेल में जाएं, घुसे उसमें, तो हमें ये चीज पता चलती है। और एक इंटरेस्टिंग चीज जो पता लगती है, जो हम लोग एक स्पेसिफिक पैटर्न देख पा रहे हैं, एक पिक्यूलियर पैटर्न देखा गया है। वो पिक्यूलियर पैटर्न क्या है कि अब जो, क्योंकि उनके पास जमीन है, सबसे जरूरी चीज है जमीन। आपके पेरेंट्स ने क्या बोला होगा? बेटा पैसा आया जमीन में इन्वेस्ट कर दे, ठीक है, एक फ्लैट खरीद ले, एक जमीन खरीद ले, छोटी जमीन खरीद ले, लेकिन जमीन खरीद। क्योंकि अपना घर होना, अपनी जमीन होना, किराया ना देना एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी इंसान के लिए। इस वजह से जमीन होना बहुत जरूरी है। अब वो जमीन जो है कैथोलिक चर्चेस के तहत आती है, उस एसोसिएशन में या उन चर्चेस के पास है जिसको यूज करा जा रहा है एज अ टूरिस्ट साइट। So on specific tactic is noticed in the land owned by the Catholic Church of India is, while they do have land spread across various cities, they also tend to own religious institutions in small villages. वहां पर भी churches हैं, churches, synagogue. So churches है primarily. Soon these institutions themselves become an epicenter. हर एक गांव में या छोटे शहर में चर्च एक एपिसेंटर हो जाता है। मेला लगा, चर्च चलो। ऑब्वियसली 25 दिसंबर को तो आप चर्च जाओगे ही जाओगे, ठीक है। तो चर्च जो है वो मिलने का एक हब हो जाता है। तो वो एक टूरिस्ट स्पॉट, मीटिंग स्पॉट, सबसे हैपनिंग स्पॉट उस जगह का हो जाता है, जो और कोई जगह नहीं है। कोई नहीं बोलता चल मंदिर में मिलते हैं। सो अ रिवॉल्विंग पॉइंट अराउंड विच द होल विलेज ऑपरेट्स ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू से द हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, ट्रैवल्स और सो ऑन। किसी भी वजह से हो सकता है, ये चीज हो गई है। इसका एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए खोज के निकाला है, एक स्पेसिफिक चर्च जो कि तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर एक चर्च बनाया गया है। एक चर्च था हमेशा से, उसको रेनोवेट इस तरीके से करा गया है, इतना सुंदर बनाया गया है दैट नाउ इट हैज बिकम अ टूरिस्ट स्पॉट। कोई चेन्नई जाए, वहां से ट्रिची जाए, और ट्रिची से 300 किलोमीटर ट्रैवल करने के क्या देखने जा रहा है? एक चर्च देखने जा रहा है। ऑब्वियसली जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द पॉइंट इज इट हैज टर्न्ड इनटू एन एपिसेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। देखिए कुछ ऐसा दिखता है वो चर्च, कितना सुंदर चर्च है। नाम है वेलनकन्नी चर्च इन तमिलनाडु। इट इज अबाउट 150 किलोमीटर्स फ्रॉम ट्रिची एंड 300 किलोमीटर्स फ्रॉम चेन्नई। माय मिस्टेक, 300 किलोमीटर चेन्नई से है। while the small village सिर्फ 5.5 स्क्वायर किलोमीटर का गांव है, और ये टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। इट इज डिपेंडेंट ऑन अ लार्ज चर्च फॉर टूरिज्म फॉर मदर मैरी हु गिव बर्थ टू जीसस। This church has been one of the major reasons for the development of Velankanni as a whole, especially as a tourist destination. And the theme can also be found in parts of India जैसे आंध्रा, छत्तीसगढ़ etc. इन सब जगह भी ये चीज मिलती है। तो देखिए, आपको इसका सोर्स बताया मैंने कि ये कहां से आया है। आपको मैंने ये बताया कि ये चीज कहां से पनपी है। अब सन 47 के बाद इंडियन चर्चेस एक्ट को रिपील कर दिया गया, यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस रिपील कर दिया गया। तो अब चर्चेस की जो लैंड होल्डिंग है उसका क्या स्टेटस है? दैट इज डिस्प्यूटेड लैंड। द लीगैलिटी ऑफ द लैंड इज स्टिल डिबेटेड बिकॉज द एक्ट वाज नो लॉन्गर इन ऑपरेशन, इट वाज रिपील्ड। The ownership of land assets by Catholic Church in India has been a subject of scrutiny and contention, giving rise to several issues. Obviously, धर्म के आधार पे आर्टिकल 25 की तो फ्रीडम जो है वो दी गई है, तो उसमें इतना ज्यादा जो है, अब आप एस्टैब्लिश भी कर सकते हो आर्टिकल 25 टू 28 के तहत। इनके पास तो है, लेकिन लैंड डिस्प्यूटेड है, तो लैंड के ऊपर बनी बनाई चीज आप कैसे तोड़ दोगे? इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो ऑब्वियसली स्क्रूटिनी में आया, लेकिन वो डिस्प्यूटेड है। फिर अब मैटर कोर्ट में होगा, लेकिन रिलीजियस डोमिनेशन जो है, रिलीजियस फैक्शंस आपस में उस पर डिस्प्यूट करेंगे। तो भारत सरकार ने स्टेट्स को लिखा 1965 में, कंफर्मिंग दैट द ओनरशिप ऑफ ऑल चर्च प्रॉपर्टीज अंडर द रिपील्ड एक्ट इज नाउ विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि ये जो है प्रॉपर्टी भारत सरकार की है। बट देयर हैज बीन अ लैक ऑफ कंसिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफ दिस डायरेक्टिव। देखिए, बाद में फिर क्रिश्चियनिटी वोट बैंक आ जाएगा। प्रॉब्लम एक नहीं है ना, प्रॉब्लम बहुत सारी है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने की वजह से 1965 से लेके आज तक 50-60 सालों में कभी भी ये चीज नहीं हुई कि वो सारे के सारे जो चर्चेस हैं वो भारत सरकार के कंट्रोल में या भारत सरकार के पावर के अंतर्गत आए। ये अभी भी जो है इंडिविजुअली ओन्ड है उन्हीं लोगों द्वारा जो कि उस पर पहले से ऑपरेट कर रहे थे। तो अब
प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम यानी कि उस लैंड की ओनरशिप को मद्देनजर रखते हुए, उसके ऊपर जो लीगल डिस्प्यूट्स आ रहे हैं उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्या सिचुएशन है या क्या ऐसा किया जा सकता है कि वो सारा का सारा कंफ्यूजन खत्म हो और हम और अच्छे से एक्ट कर सकें। तो उसकी गाइडलाइंस में कुछ सजेशंस दिए गए हैं। प्रॉपर गाइडलाइंस नीड टू बी सेट अप फॉर चर्च प्रॉपर्टीज ड्यू टू द फर्स्ट थिंग इज ट्रांसपेरेंसी। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, जहां जहां पर दिक्कत होती है, जहां जहां पर डिस्प्यूट होता है, वो चीजें हमेशा अनक्लियर होती हैं। मैं खुद क्लैरिटी का एक बहुत बड़ा एडवोकेट हूं कि क्लैरिटी 100% क्रिस्टल क्लैरिटी, साफ सीधे स्पष्ट शब्दों में बात करिए, कोई नहीं करता है। क्योंकि आपके कानून इतने ग्रे हैं, कानून ही नहीं है कुछ केस में, इस वजह से मैक्सिमम प्रॉब्लम्स है। यदि आप चर्चेस लैंड एक्ट को सेपरेट कर दें तो उसके तहत आप ये बता सकते हैं कि कौन सी ओनरशिप किसकी है, कौन सी ओनरशिप किसकी नहीं है। और ये चीज सरप्राइजिंगली, या ये चीज एक बड़े वाइज आदमी ने, जो कि क्रिश्चियन खुद है, एडुआर्डो फेलाइरो, उन्होंने खुद सजेस्ट करी है कि एक अलग कानून होना चाहिए। द ओनरशिप ऑफ चर्च प्रॉपर्टीज हैज टू बी अ सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न विद इन द कैथोलिक कम्युनिटी। इट इज सो प्रोमिनेंट कैथोलिक पॉलिटिशियन एडुआर्डो फेलाइरो has emphasized the need for a separate law governing church properties and a greater level of transparency in managing these assets। क्या ट्रांसपेरेंट करें। यह है एडुआर्डो फेलाइरो, इनका क्या कहना है? द चर्च इज नॉट अ सिंबल ऑफ पावर। हम जो है किसी के ऊपर पावर नहीं इंपोज करना चाहते, बट इट इज सर्विस। ऐसा ये कहते हैं कि हम सर्व करते हैं लोगों को, एंड डेमोक्रेटिक लॉज मस्ट अप्लाई टू इट इक्वली। हम पूरी तरीके से डेमोक्रेसी के अंतर्गत रहते हुए ऑपरेट करेंगे और उसे अप्लाई करेंगे। ये पहली चीज है। दूसरी चीज है, क्योंकि जमीन है तो जमीन में स्कैम्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो चर्चेस के ऊपर ये एलोगेशन है, कुछ चर्चेस के ऊपर, कि दे हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन लैंड स्कैम्स इन टर्म्स ऑफ लैंड की ओनरशिप किसके पास है। जहां पे केरला में 2018 में एक इंसिडेंट देखा गया। अथॉरिटीज फ्रॉम साइरो मालाबार कैथोलिक चर्च इन केरला वर अक्यूज्ड ऑफ बीइंग एंगेज्ड इन ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग अनअकाउंटेड और ब्लैक मनी। अब चर्च है, या चर्च बहुत बहुत बड़ा चर्च बना रखा है जिसमें बहुत ज्यादा डोनेशन के रूप में पैसा आता है, या बाहर से पॉलिटिकल फंडिंग आती होगी, अलग अलग तरीके से फंडिंग आती है, तो वो ब्लैक मनी है, अनअकाउंटेड मनी है, इस चीज का एक्यूजेशन लगाया गया। Such cases have raised concerns about financial impropriety on the Catholic Church Association for stricter measures to prevent fraudulent practices। तो लैंड स्कैम्स की प्रॉब्लम है। तीसरी जो प्रॉब्लम आती है चर्चेस में, वो प्रॉब्लम है ग्रेवयार्ड्स की। चर्च तो चलिए एक प्लेस ऑफ इंपॉर्टेंस है, प्लेस ऑफ वर्शिप है, रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप है। उसके आसपास जुड़ी हुई जमीन होती है ग्रेवयार्ड। अब ग्रेवयार्ड जो है वो ऑब्वियसली तब का एलोकेटेड था, छोटा पड़ने लगा तो आप एक्सपैंड करते 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 का एनक्रोच कर लेते हो। बाजू वाली लैंड ले ली, वो भी ग्रेवयार्ड, ये भी ग्रेवयार्ड, ये भी ग्रेवयार्ड, करते करते ग्रेवयार्ड हैज बिकम अ न्यूसेंस वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। There are several measures that can be taken to encourage cremation। अब ये कहा जा रहा है कि ग्रेवयार्ड कितने बनाओगे भाई, कितने आप जो है ग्रेवयार्ड बनाओगे। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये चीज स्पेसिफिकली सजेस्ट करी गई कि आप प्लीज स्टार्ट क्रिमेटिंग योर डेड, मरे हुए इंसान को जलाना शुरू करें, टू इंट्रोड्यूस बेटर प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू मैनेजिंग बरियल लैंड्स इन ऑर्डर टू अवॉइड कंटिन्यूड एक्सपेंशन ऑफ बरियल ग्राउंड्स व्हिच ऑफर नो प्रोडक्टिव रिटर्न टू द पब्लिक। अगर आपका चर्च बिल्कुल शहर के बीच में है, आप वो लैंड जो है वो बरियल ग्राउंड्स के लिए यूज कर रहे हो, एक्सपैंड कर करके, जितनी रही है उतनी ठीक है, अब उतनी खत्म हो गई क्योंकि वहां पे बरियल्स बने हुए हैं, अब उसके आगे आप एक्सपैंड कर रहे हो, तो वो एवर ग्रोइंग स्पेस जो है वो अनप्रोडक्टिव यूज के लिए हो गई है। ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। और आपको ये बता दें कि बहुत सारी कैथोलिक कंट्रीज या फॉरेन कंट्रीज मोस्टली कैथोलिक होती हैं, मोर देन 50% ऑफ दोस कंट्रीज हैव स्टार्टेड क्रिमेटिंग देयर डेड। सो वेस्टर्न वर्ल्ड, यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, most of these modern Christian countries are now have more than 50% of the dead being cremated versus being buried। ये एक तो ग्लोबल प्रॉब्लम है, तो ग्लोबल सोल्यूशन निकाला गया है और ये कंट्रोवर्शियल हो गया। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सब कुछ कंट्रोवर्शियल हो जाता है। तो चर्चेस को लेते हुए जो सोशल और इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस है वो तो है, सोसाइटी को लेकर एक रिलीजियस धारणा को लेकर इंप्लीकेशन है, और दूसरा इकोनॉमिक इंप्लीकेशन क्योंकि लैंड का फैक्टर आता है। So the sheer scale of the church's land ownership has raised questions about its social and economic implications। ये चीज देखी गई है। And the Catholic Church of India is considered one of the largest non-government landowners। Concentration of land resources has prompted discussions on equitable distribution। कि आप equitable distribution करें, मतलब सबको उतना ही लैंड मिले, and the potential impact on local communities and development projects।
कि लोकल कम्युनिटीज के लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए भी आप पैसा दें, सिर्फ चर्चेस जो है वो ही एस्टैब्लिश ना करें। तो इन चीजों को देखते हुए हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या चीज चाहिए इससे डील करने के लिए? सबसे पहले तो चाहिए कि हमें पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट रहना है। दूसरा है कानून के अनुसार एक्ट करना है। यदि भारत सरकार ने कोई रूल बनाया है, यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू लीगल फ्रेमवर्क। एंड लास्टली, यू हैव टू फॉलो एथिकल प्रैक्टिसेस. All three things have to be done, and these would solve the complex issues surrounding the land ownership and management within the Catholic churches. So efforts to address these challenges, any involve implementing stronger regulations, promoting accountability, ensuring fair and equitable utilization of land resources. All of these things are important. और ये सारी चीजें करी जाएंगी to make sure that we are going ahead in this particular fashion to make it a more sustainable way of worship. That would be all for today. Thank you so much. Bye everyone. Take care and all the best. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।